चलिए मेरे साथ जोर से नारा लगाएंगे, जोर जय घोष करेंगे। भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर उठा के मुट्ठी बांध के जोर से भारत माता की। भगवान घंटाकरण देवता की। भगवान घंटाकरण देवता की। आज द्वितीय गजा घंटाकरण महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर मंच पर अभी जिनका आपने पूरा यहां से संबोधन सुना, आप सबके बहुत ही प्रिय और लगातार ये गजा क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र, पूरा नरेंद्र नगर विधानसभा, इस विधानसभा के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहने वाले। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी मैं सुबह उनको फोन करता हूं, क्योंकि मैं बहुत जल्दी उठ जाता हूं 5 बजे, और मैं सोचता हूं कि 1 घंटे बाद सुबोध भाई को फोन करूं, तो तब कई बार उनका फोन उठता है, लेकिन कई बार नहीं उठता है। तो मैं पूछता हूं क्या हुआ, तो बोलते हैं कि रात को मैं 2 बजे पहुंचा, किसी दिन रात को मैं 3 बजे पहुंचा। कहां गए थे? कभी मुनिकृति था, ढालवाला था, नरेंद्र नगर था, या गजा क्षेत्र में कहीं शादी विवाह में आया था, किसी कार्यक्रम में आया था। हमेशा इस क्षेत्र और क्षेत्रवासियों की चिंता करने वाले, उनके लिए सतत प्रयास करने वाले, उत्तराखंड सरकार में स्वास्थ्य, वन, संसदीय कार्य, विधायी कार्य, ऐसे अनेक विभागों के मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष श्री उदय सिंह रावत जी, थौलदार के पूर्व हमारे प्रमुख, और अभी उत्तराखंड सरकार के ऊर्जा मंत्री श्री खीम सिंह चौहान जी, श्री कुंवर सिंह चौहान जी, जिन्होंने एक लंबा मांग पत्र भी मेरे सामने पड़ा है, मुझे दिया है, और पिछली बार भी दिया था। उनकी प्रमुख मांग थी कि यहां अस्पताल का उच्चीकरण हो जाए। उनकी मांग पूरी हो गई है इस बार। सुबोध उनियाल जी ने और सब लोगों ने प्रयास करके उस पर काम आगे बढ़ गया है। नगर प्रमुख चंबा श्रीमती सुमन सजवाण जी, नरेंद्र नगर प्रमुख श्रीमती दीक्षा राणा जी, नगर पंचायत अध्यक्ष तपोवन श्रीमती विनीता बिष्ट जी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद चंबा शोभनी धनोला जी, श्री राजेश रावत जी, रमेश पुंडीर जी मंडल अध्यक्ष, सुनील चौहान जी, ताजवीर सिंह खाती जी, जोत सिंह असवाल जी, राजेंद्र सिंह चौहान जी, जसवंत चौहान जी, रंजना चौहान जी, जमुना देवी जी, हुकुम भंडारी जी, और मंच पर उपस्थित हमारी पूर्व प्रमुख जी और सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, सामने के मंच में बैठे हुए सभी सम्मानित हमारे महानुभाव, और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आज आए हुए हमारी मातृशक्ति, मेरी माताएं बहनें, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग और हमारे नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, मीडिया के सभी मित्र, प्रशासन से जिलाधिकारी, पुलिस, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, अन्य अधिकारीगण, सभी हमारे जिन्होंने यहाँ पर विभिन्न विभागों से आए हुए सभी स्टॉल पर उपस्थित सभी हमारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मैं सबसे पहले तो आज इस 3 दिवसीय द्वितीय गजा घंटाकरण महोत्सव के शुभारंभ पर मैं यहां पहुंचा, तो मेरा सुबोध भाई का और सभी लोगों का, हमारी माताओं बहनों ने तिलक लगाकर स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं भी आपको दोनों हाथ जोड़कर, सर झुकाकर आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं भगवान घंटाकरण देवता को प्रणाम करता हूं, उनके श्री चरणों में नमन करता हूं।
हम सभी जानते हैं भगवान घंटाकरण सदियों से हमारे गांव के रक्षक देवता के रूप में श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा होती रही है। वे हर संकट की घड़ी में एक अदृश्य शक्ति के रूप में हम सब की रक्षा करते हैं और उन्हें जो भी विपत्ति में होता है उसको साहस प्रदान करते हैं। भाइयों बहनों, गजा का घंटाकरण मंदिर हमारे राज्य के जो प्रमुख पौराणिक स्थल हैं उनमें से एक है, जिसका उल्लेख केदारखंड में भी मिलता है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इस भव्य महोत्सव के माध्यम से इस ऐतिहासिक क्षेत्र की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, उस विरासत को व्यापक पहचान दिलाने का ये बहुत सराहनीय प्रयास घंटाकरण महोत्सव के माध्यम से किया जा रहा है। मुझे बताया गया कि 3 दिवसीय महोत्सव में हमारे स्थानीय कलाकारों द्वारा यहाँ पर शानदार लोक नृत्य, लोकगीत, लोक कलाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। और सच में अभी थोड़ा समय की कमी के कारण से हमारे संचालक महोदय ने जल्दी जल्दी उनको आगे कर दिया बच्चों को, लेकिन सच में हमारे उन सभी स्कूल के बच्चों ने बहुत शानदार प्रस्तुति की। मैं उन सब बच्चों को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही इस महोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक दलों एवं छात्र छात्राओं के द्वारा झांकियां, विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी की जाएंगी, जो सभी के लिए बहुत आकर्षण का केंद्र होंगी। मैं इस महोत्सव के आयोजन के लिए, वैसे तो सुबोध भाई हमेशा बड़ा प्रयास करते हैं, अभी बता भी रहे थे कि किसी समय में यहां 2-4 दुकानें भी नहीं होती थी और अब एक विराट रूप इस गजा क्षेत्र का हो रहा है। और आने वाले समय में सच में मैं ये देख रहा हूं कि पिछली बार कुछ व्यवस्थाएं यहां पर कम थी, मुझे लगा कि पहली बार है और विस्तार कैसे होता है, विकास कैसे होता है। इस बार मैं देख रहा हूं कि सारा कार्यक्रम यहां पर बहुत व्यवस्थित हो रहा है। ये किस प्रकार से विकास आगे बढ़ता है, ये इसका एक बहुत शानदार उदाहरण ये गजा घंटाकरण महोत्सव भी हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। मैं इसके लिए गजा नगर पंचायत के अध्यक्ष कुंवर सिंह चौहान जी को और पूरे आयोजक मंडल को बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत उनको बधाई देता हूं, क्योंकि इस प्रकार के आयोजन हमारी जो समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएं हैं उन सभी को संजोए रखते हैं और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने में, अपनी विरासत को आगे बढ़ाने में बहुत अद्वितीय योगदान देते हैं। पहले के समय में मेले होते थे, धीरे धीरे वो मेलों का स्वरूप भी कम होने लगा। हम छोटे छोटे थे, मेलों में जाते थे, वहां मिलते थे, नई नई चीजें देखते थे, खेलते थे, एक दूसरे से बात करते थे और बहुत प्रकार के हमारे अलग अलग संस्कृति सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे और वो बहुत ही ज्यादा लोगों का मन मोहते थे। धीरे धीरे जैसे ज्ञान विज्ञान आगे बढ़ा, ये सारी चीजें थोड़ा पीछे होती चली गई। हमारी आने वाली पीढ़ी अपनी समृद्ध जो सांस्कृतिक विरासत है, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा हमको विरासत में मिली है, इस प्रकार के मेले, इस प्रकार के महोत्सव उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मेरा मानना है कि हमारी लोक संस्कृति हमारी मूल पहचान है, इसलिए उत्तराखंड की लोक कला, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का पहनावा। हाँ, एक बात और अच्छा लगा मुझे कि जब मैं आ रहा था तो हमारी बहनों ने बहुत पारंपरिक जो वेशभूषा अपनी आज पहनी हुई थी, उन्होंने जो नाक में पूरा हमारा जो पारंपरिक गहना है, वो आभूषण वो धारण किया हुआ था। सच में मुझे आज मैं जब लंदन गया था तो मुझे उस दिन की याद आ गई जब मैंने देखा कि 7 समुंदर पार भी हमारे गढ़वाल के, कुमाऊं के, जौनसार के हमारी बहनें अपने पारंपरिक वेशभूषा में उस कार्यक्रम में उपस्थित हुई थी। और मैं थोड़ी देर के लिए, चूंकि 8 घंटे की यात्रा करने के बाद गया था, उसके बाद 1-1.5-2 घंटे गाड़ी से आगे गया, लगभग 10 घंटे 11 घंटे हो गए मुझे वहां पहुंचने में। और थोड़ी नींद भी मुझे आ गई थी गाड़ी में। जैसे ही मैं वहां उतरा तो छोटे छोटे बच्चे रंगारंग कार्यक्रम कर रहे थे, हमारी बहनें अपने पारंपरिक वेशभूषा में थी। तो मैं थोड़ी देर के लिए
असमंजस में पड़ गया, थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं वहां पर कि मैं ये यूके जो लंदन वाला यूके है, ये इस यूके में हूं या मैं अपने उत्तराखंड के यूके में हूं। तो आज मुझे उनकी भी याद आई, मैं उन बहनों को भी बहुत प्रणाम करता हूं। और सच में हमारा खान पान भी जो एक विशिष्ट प्रकार का है, उस पर हमें सभी को बहुत गर्व होना चाहिए। यहाँ का खान पान चाहे कहीं भी हो, हम जब भी इसकी बात करते हैं तो सच में उसकी एक बहुत अलग पहचान है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गौरव के पुनर्जागरण का आज साक्षी बन रहा है। पहले चाहे वो अयोध्या में भव्य श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनना हो, जब हम कभी भी कहते हैं कि रामचंद्र जी का मंदिर बनना हो तो ये कोई सामान्य घटना नहीं है। इसके लिए कई पीढ़ियों ने अपना बलिदान दिया है, अपना संघर्ष किया है, उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है, तब जाके 500 वर्षों के बाद अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर का निर्माण हो पाया है। भाइयों बहनों, या काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, या उज्जैन महाकाल की नगरी में महाकाल लोक का निर्माण हो, या हमारे ही राज्य में हमारे बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम का पुनः निर्माण हो, नव निर्माण हो, मास्टर प्लान पर काम होना हो। आज देश विकास के नए आयाम स्थापित ही नहीं कर रहा है, बल्कि अपनी सांस्कृतिक विरासत, सनातन परंपरा के गौरव को पुनर्स्थापित करने की दिशा में आज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी राज्य के सांस्कृतिक विकास के लिए, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हम देवभूमि उत्तराखंड को विश्व की, मैं देश की नहीं कह रहा हूं, विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए संकल्प लेकर काम कर रहे हैं। और ये संकल्प हमारा विकल्प रहित है। जब तक हम इस दिशा में आगे नहीं बढ़ जाते, इस संकल्प को सिद्धि तक नहीं पहुंचा देते, तब तक हम निरंतर काम करते रहेंगे। आज जहां हम एक और हमारे चारों धामों में बृहद स्तर पर पुनर्निर्माण और नवनिर्माण के कार्य कर रहे हैं, वहीं श्री कृष्ण यमुना तीर्थ सर्किट, हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर के साथ साथ शारदा कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। और जब मैं ऋषिकेश की बात कह रहा हूं तो अभी हम बात कर रहे थे गाड़ी में, देखिए ऋषिकेश का नाम आता है क्योंकि ऋषिकेश एक पहले से विश्व प्रसिद्ध स्थान रहा है, लेकिन सारा का सारा ऋषिकेश के साथ साथ ये हमारा चाहे मुनिकृति का क्षेत्र हो, ढालवाला का क्षेत्र हो, या इसके आसपास का क्षेत्र हो, या गजा का क्षेत्र हो, नरेंद्र नगर हो, ये सारा का सारा उसी में समाहित होता है। G20 का सम्मेलन, विश्व स्तरीय सम्मेलन ऋषिकेश में भौतिक रूप से आयोजित नहीं हुआ था, भौतिक रूप से आप ही के नरेंद्र नगर में आयोजित हुआ था, लेकिन नाम आता है, उसके साथ साथ हमारा वो नाम भी चलता है, इसके साथ साथ वहां का नाम भी चलता है। भाइयों बहनों, ये मेरा सौभाग्य है कि इस भव्य घंटाकरण मंदिर के पुनर्निर्माण कार्यों का लोकार्पण करने का भी मुझे सब अवसर प्राप्त हुआ था, और भगवान घंटाकरण का मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद है। सुबोध भाई मुझे वहां ले गए थे, वहां पर हम लोगों ने कुछ लोकार्पण के काम भी किए थे, कुछ शिलान्यास के काम भी किए थे। और पिछले वर्ष भी जब कुंवर सिंह चौहान जी ने हम लोगों को बुलाया था यहाँ, सुबोध भाई ने कहा कि उसमें आना ही आना है। मैंने कहा देखो भाई, ये घंटाकरण महोत्सव भगवान घंटाकरण के नाम से हो रहा है, तो यहां पर मैं हूं या मंच पर बैठे हुए लोग हों, या इस मंच पर बैठे हुए हों, या आप लोग हों, यहां आप लोग अपनी इच्छा से नहीं आए हैं। आप जानते हैं किसकी इच्छा से आए हैं? आप भगवान घंटाकरण की इच्छा से आए हैं, उनके आशीर्वाद से आए हैं। अन्यथा हजारों हजार लोग हैं, सब आ जाते, आप ही लोगों को आने का अवसर मिला है। तो हम घंटाकरण मंदिर में धर्मशाला का निर्माण कार्य भी करा रहे हैं, जिससे आने जाने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं वहां पर उपलब्ध हो सकेंगी।
हमारी सरकार नरेंद्र नगर गजा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए अनेकों महत्वपूर्ण परियोजनाओं के माध्यम से कार्य कर रही है। हमने जहां एक और क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न सड़कों का निर्माण, जो प्रस्ताव सुबोध भाई यहां देते हैं, सारे प्रस्तावों को हम प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति प्रदान करते हैं। वहीं क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भैंसियारियों में नए आयुर्वेदिक चिकित्सालय भवन का निर्माण भी कराया है। इसके साथ ही हमने गजा में नए नगर पंचायत कार्यालय के निर्माण के साथ ही गौशाला का निर्माण भी यहाँ हुआ है। इतना ही नहीं, एक और युवाओं को तकनीकी शिक्षा से जोड़ने के लिए गजा में लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से शहीद विक्रम सिंह नेगी राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण हुआ है। वहीं युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मिनी स्टेडियम का निर्माण भी यहां हो रहा है। साथ ही नरेंद्र नगर में क्रिकेट छात्रावास का निर्माण भी हो रहा है। यही नहीं, क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 7 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से विभिन्न पेयजल परियोजनाओं का निर्माण भी कराया है। और यहां पर अन्य पेयजल योजनाओं पर भी काम चल रहा है। अभी बहुत सारे पाइप यहां पर रखे हुए हैं, रोड में जब आ रहे थे हम लोग देखा होगा। गजा पंपिंग योजना 25 करोड़ रुपए की लागत से उसका कार्य भी हो रहा है। भाइयों बहनों, कोई क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सड़कों का क्षेत्र हो, परिवहन का क्षेत्र हो, पेयजल का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो स्वयं सुबोध भाई अब पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के नाते अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो गजा क्षेत्र तो उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता में पहले से रहा है और मेरी भी प्राथमिकता में है, क्योंकि मैं भी एक बार नहीं 2-2 बार इस घंटाकरण महोत्सव में आप सबके बीच में मुझे आने का भगवान की कृपा से सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार का लक्ष्य केवल शहरों का विकास करना भर नहीं है, बल्कि गांव, गरीब और पहाड़ को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। ये हमारा संकल्प है कि जहां विकास नहीं पहुंचा है वहां तक विकास पहुंचे, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचे, उसके जीवन को आगे बढ़ने का अवसर मिले, उनके बच्चों को शिक्षा का अवसर मिले, उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिले। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड का युवा रोजगार की तलाश में अपने गांव को, अपने घर को छोड़ने को मजबूर न हो, बल्कि अपने क्षेत्र में स्वरोजगार करे, आजीविका के अवसर उसे प्राप्त हों। इसी सोच के साथ हमारी सरकार होम स्टे योजना, वेड इन उत्तराखंड, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड, स्टेट मिलेट मिशन और एक जनपद 2 उत्पाद जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए हम काम कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि आज मैं देखता हूं, जब भी हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनों के बीच में जब भी मैं पहुंचता हूं, सच में उनके चेहरे की मुस्कान मुझे हमारे भविष्य का पूरा दर्शन कराती हैं कि आगे हमारा भविष्य किस दिशा में जाने वाला है, महिला सशक्तिकरण किस प्रकार से होने वाला है। इतने अच्छे अच्छे उत्पाद उनके द्वारा बनाए जा रहे हैं। बहुत कम संसाधनों में, अनेक चुनौतियों के बाद भी आज हमारे राज्य के अंदर 2,65,000 हमारी बहनें आज लखपति दीदी बन गई हैं, जो अपने आप में महिला सशक्तिकरण के दिशा में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। भाइयों बहनों, आज अनेक योजनाएं जो हमने प्रारंभ की है, वो न केवल रोजगार के अवसरों को बढ़ा रही हैं, बल्कि पर्यटन, कृषि और कई क्षेत्रों में संभावनाओं के नए द्वार भी खोल रही हैं। इसी का परिणाम है कि विभिन्न चुनौतियों के बावजूद हमारे प्रदेश ने कई उपलब्धियां हासिल की है, नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिनकी गूंज आज पूरे देश में सुनाई देती है। आप कहीं भी जाएंगे तो आपको उत्तराखंड का कुछ न कुछ जरूर सुनाई देगा कि वहां पर ऐसा काम हुआ है। जो लोग कभी रोजगार के लिए पहाड़ छोड़ने को मजबूर थे, वे आज अपने गांव लौटकर स्वरोजगार और नए अवसरों के साथ आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने केवल विकास कार्य ही नहीं किए हैं, बल्कि कठोर निर्णय भी लिए हैं, जिन्हें वर्षों तक फाइलों में दबाकर रखा गया था। वर्षों तक वोट बैंक की राजनीति करने वाले दलों ने महिलाओं के अधिकारों को केवल
भाषणों तक सीमित रखा हुआ था। वे जानते थे कि समाज में बहन बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन वो उस पर कोई निर्णय नहीं लेते थे, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति के कारण उनके अंदर ये साहस नहीं था कि वो कोई ठोस निर्णय ले पाते, कोई ऐतिहासिक फैसला ले पाते। आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि किस प्रकार संसद में नारी शक्ति बंधन अधिनियम कानून को लेकर भी कांग्रेस और कई विपक्षी दलों ने तरह तरह के भ्रम फैलाए, बाधाएं खड़ी की और महिलाओं को जो आरक्षण मिलना था उसको रोकने का महापाप किया है। ठीक इसी प्रकार जब हमारी सरकार ने उत्तराखंड के अंदर, पूरे देश के अंदर सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू करने का निर्णय लिया, तब भी विपक्ष ने झूठ फैलाने का काम किया, भ्रम फैलाने का काम किया, दुष्प्रचार फैलाने का प्रयास किया और कुछ लोगों ने समाज को डराने की कोशिश भी की। कुछ लोगों ने इसे धर्म से जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन हमारी सरकार ने मातृशक्ति के सम्मान और समान अधिकारों के पक्ष में इस कानून को सख्ती से लागू किया है। और आज इस कानून के लागू होने के 1 साल 4 माह होने वाले हैं। इसके सकारात्मक परिणाम अब सामने आने लगे हैं। पहले जिन विषयों पर लोग बात करने से कतराते थे, आज उन्हीं कुप्रथाओं के खिलाफ महिलाएं खुलकर न्याय की आवाज उठा रही हैं। हाल ही में हरिद्वार जनपद में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद हलाला प्रथा के खिलाफ पहला मामला दर्ज हुआ है और उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए चार्जशीट भी दाखिल हो गई है। भाइयों बहनों, जब हम ये कानून लागू कर रहे थे, तमाम प्रकार की शंकाएं लोगों के मन में थी और आज जब 1 साल से अधिक समय हो गया, उनकी सारी शंकाओं का समाधान हो गया, सारे भ्रम दूर हो गए, सारे संदेह दूर हो गए। और मैंने तब कहा था, जब विधानसभा के अंदर यह विधेयक प्रस्तुत हो रहा था, उस समय मैंने कहा था कि समान नागरिक संहिता की गंगा, ये गंगोत्री जैसे मां गंगा देवभूमि उत्तराखंड से निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार से ये समान नागरिक संहिता की गंगोत्री भी आने वाले समय में पूरे देश के अन्य राज्यों को लाभ देगी। और आज ही अभी समाचार मिला है कि हमारे बाद गुजरात की विधानसभा ने कानून पारित किया और आज असम की नई सरकार जो गठित हुई है, उन्होंने भी विधानसभा में समान नागरिक संहिता का कानून आज पास कर दिया है। भाइयों बहनों, लगातार अब पूरा देश अब इस कानून का लाभ ले रहा है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर उनके सपनों की बोली लगाने वाले नकल माफियाओं पर भी निर्णायक प्रहार किया है। देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू करके हमने साफ संदेश दे दिया कि उत्तराखंड में किसी भी युवा की मेहनत पर अब कोई डाका नहीं डाल सकेगा। गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को उनकी योग्यता, क्षमता और प्रतिभा के आधार पर अब आगे आने से कोई नहीं रोक सकेगा। भाइयों बहनों, उनका चयन होगा, चयन का केवल एक ही आधार होगा, योग्यता, प्रतिभा और क्षमता। इसलिए आज उत्तराखंड का युवा पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देता है, क्योंकि उसे पता है अब उसकी मेहनत का निर्णय पर्ची खर्ची से नहीं होगा, बल्कि उसकी योग्यता, प्रतिभा और परिश्रम से होगा। और इस पारदर्शी और ईमानदार व्यवस्था का परिणाम हुआ है कि आज पिछले 4 वर्षों में 32,000 से अधिक युवाओं को और हमारी बहनों को मेरिट के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर सरकारी नौकरियां प्राप्त हुई हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों, सनातन परंपराओं और मूल स्वरूप की रक्षा के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर, संकल्पित होकर कार्य कर रही है। इस संकल्प के साथ हमने जहां एक तरफ लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है, वहीं सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, सख्त दंगारोधी कानून लागू कर उत्तराखंड की शांति भंग करने वाली ताकतों को करारा जवाब देने का भी काम किया है। इसके साथ ही राज्य में सख्त भू कानून लागू करके हमने साफ संदेश दिया है कि देवभूमि उत्तराखंड की जमीन, यहाँ की संस्कृति और डेमोग्राफी के साथ किसी भी खिलवाड़, किसी भी कीमत पर
बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, हमने उत्तराखंड में देवभूमि में मुल्लावादी मानसिकता को बढ़ावा देने वाले मदरसों पर भी ताला लगाने का काम किया है। ऐसे 250 मदरसों पर ताला लग चुका है। साथ ही भाइयों बहनों, हमने सभी अल्पसंख्यक विद्यालयों और मदरसों में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाए जाने का भी नया कानून लागू किया है। जो लोग बरसों से केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति करते रहे, तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, अराजकता की राजनीति करते रहे, उन लोगों को ये हमारे सख्त और कठोर फैसले जो देवभूमि के देवत्व को बचाने के लिए जरूरी हैं, उनको वो रास नहीं आ रहे हैं, उनको पसंद नहीं आ रहे हैं। लेकिन हम उत्तराखंड की अस्मिता और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की रक्षा के लिए मैं आज भगवान घंटाकरण की भूमि से कहना चाहता हूं कि हम आने वाले वर्षों में 50-100 सालों तक हमारे बच्चों को असुरक्षित उत्तराखंड नहीं सौंपेंगे, हम उनको सुरक्षित उत्तराखंड देंगे। हमारा संकल्प है भाइयों बहनों। भाइयों बहनों, हमने ऑपरेशन कालनेमी के माध्यम से भी सनातन धर्म को बदनाम करने वालों को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इसके साथ साथ भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत लगातार हमने कार्रवाई की है। जो भी अब जनता के हक पर डाका डालने का प्रयास करेगा, जो गरीब का अधिकार लूटेगा, जो व्यवस्था को दीमक की तरह खोखला करेगा, उसे जेल की हवा अवश्य खानी पड़ेगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ दिन रात कार्य कर रही है। एक दिन भी रुके बिना, एक क्षण भी रुके बिना अनवरत रूप से कार्य कर रहे हैं। अनवरत रूप से राज्य की प्रगति के लिए, उसकी गति के लिए, उसकी उन्नति के लिए प्रयास कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है हमारे इस संकल्प को साकार करने में हमारे नरेंद्रनगर विधानसभा गजा क्षेत्र के मेरे आप सभी परिवारजन जिस प्रकार से हमारे सुबोध भाई को लगातार यहां से समर्थन देते रहे हैं, लगातार उनको प्रोत्साहित करते रहे हैं, निकट भविष्य में भी इसी प्रकार कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान देते रहेंगे। आज बहुत सारी एक बड़ा पत्र उन्होंने, सुबोध भाई ने पढ़ा है मेरे सामने अभी, विकास का एक घोषणाओं के संबंध में। तो मैं एक तो सबसे पहले तो कुंवर सिंह जी ने जो कहा यहाँ पर कि ये मैदान इसका ठीक से विस्तारीकरण होना चाहिए, मैं भी मानता हूं कि यहाँ हर वर्ष इस प्रकार का महोत्सव होगा, इसका विस्तारीकरण किया जाएगा, इसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा और नगर पंचायत गजा क्षेत्र में विभिन्न आंतरिक मार्गों के निर्माण किए जाएंगे। गजा मैदान विस्तारीकरण मंच का भी इसमें साथ साथ इसका निर्माण भी किया जाएगा। डांडाचली में इको पार्क का निर्माण किया जाएगा। पावकी देवी एवं चमराड़ा देवी भरपूर मंदिरों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। रणाकोट डाडा जमोला मोटर मार्ग की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। चाका में सामुदायिक भवन का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जितने भी एक काम इन्होंने बताए हैं, ये सब मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूं। इसको आगे के सब परीक्षण करवा के घोषणाओं में सम्मिलित कर लिया जाएगा। इसी विश्वास के साथ एक बार पुनः आप सभी को गजा घंटाकरण महोत्सव की हार्दिक बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए और भगवान घंटाकरण से मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली, आपका आशीर्वाद हम पर, आपकी कृपा बनी रहे। और आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि बड़ी संख्या में आप सब लोग आए, आप लोगों ने इतना प्रोत्साहन किया। यहाँ पर एक उत्सव, एक महोत्सव यहाँ पर जो प्रारंभ हुआ है वो सफल हो, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।